हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, लेक्चर पार्ट 5। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और यू कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2। और जब ये CO2 गैस रिलीज होती है, इसी वजह से जिन एडिबल प्रोडक्ट्स में हमने बेकिंग सोडा डाला है वो सॉफ्ट, स्पॉन्जी और फ्लफी बनता है। सो लास्ट लेक्चर में यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट कंपाउंड जो है जिसका हम फॉर्मेशन देखेंगे दैट इज वॉशिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा था, अभी हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, अभी ये रिएक्शन मैंने इसीलिए बताई क्योंकि ये जो कंपाउंड बना है ना सोडियम कार्बोनेट, इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, इस कंपाउंड में वाटर जब हम ऐड करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, इसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। कैसे? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है Na2CO3 दैट इज आवर सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, है ना। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे भी 10 लगा दो, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ये जो कंपाउंड मिला ना, इसे ही हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। सो सोडियम कार्बोनेट के अंदर ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और इसे ही हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, है ना। और सिंपली देखो, सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऐड किया हुआ है तो इसको हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। हाइड्रेटेड मींस जिसमें वाटर हो। सो इधर यू कैन से हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट और यू कैन से वॉशिंग सोडा, है ना। तो अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो 10H2O है, ये फॉर्मूले के साथ, फॉर्मूले के बीच में ऐसा तो आपने अभी तक कोई फॉर्मूलाज देखे नहीं है। ठीक है ना, 8, 9, 10th की जो भी केमिस्ट्री पढ़ी है अभी तक की, उसमें ऐसा कुछ आया नहीं है। तो अभी ये है क्या कि भाई फॉर्मूले के बीच में ये 10 आ गया, है ना, 10H2O, व्हाट इज दिस? ठीक है, इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स इस कंपाउंड में वाटर ऐड करने पे इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, यानी क्रिस्टल्स बनाने के लिए जितने मॉलिक्यूल लगे उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, है ना। तो ये जो है ना, ये वन फॉर्मूला यूनिट है, एक पूरा एक फॉर्मूला है ये, और उसकी एक ही यूनिट है ये, है ना। आगे मॉलिक्यूल्स मैंने नहीं लिखे यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। उसके अंदर जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10 मॉलिक्यूल्स। तो उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड, है ना। तो कंपाउंड, और ये कंपाउंड यहाँ पे क्या है? ये एक तरह का सॉल्ट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में सॉल्ट भी लिख देता हूँ। ये एक बेसिक सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा की तरह वॉशिंग सोडा भी एक बेसिक सॉल्ट है। दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। ओके, so दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब सॉल्ट के क्रिस्टल्स एकदम ड्राई नहीं होते,
उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, राइट। अब वॉशिंग सोडा की एप्लीकेशंस क्या हैं डे टू डे लाइफ में? हम वॉशिंग सोडा को कहां पे यूज करते हैं, है ना। वॉशिंग सोडा देखो नाम से ही पता चल रहा है कि धोने के काम में आता है। किसे धोने के काम में आता है? घर पे टू वॉश क्लोथ्स एंड टू वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के भी काम में आता है, कपड़े धोने के भी काम में आता है, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन ये हो गई। सेकंड एप्लीकेशन सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, है ना, इनकी फैक्ट्रीज में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में काम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपको याद ना आए तो एक पॉइंट तो यही है कि इसके नाम से आपको याद आ जाएगा वॉशिंग सोडा, तो भाई धोने के काम में आता है, यूटेंसिल्स भी और क्लोथ्स भी घर पे हमारे, ठीक है, या लॉन्ड्री में, व्हाटएवर। सेकंड, सोप, पेपर और पेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री में काम में आता है। थर्ड पॉइंट, वाटर की परमानेंट हार्डनेस हटाने के काम में आता है, यानी हार्ड वाटर को ये नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई वाटर हार्ड है, हार्डनेस ऑफ वाटर किसे बोलते हैं हम? तो ये एक्चुअली ये टॉपिक डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में आएगा, फिर भी अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि हार्ड वाटर किसे बोलते हैं। जो हमारा नॉर्मल टैप वाटर है ना, वो हार्ड वाटर है ना, बट वो कोई डेफिनेशन नहीं हुई। हार्ड वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से, इन आयंस की वजह से इस हार्ड वाटर में क्लींजिंग एक्शन, है ना, प्रॉपर नहीं होता है। सोप और डिटर्जेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, ठीक है, सोप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, इनफैक्ट डिटर्जेंट तो करता है, ठीक है। तो इस वाटर की हार्डनेस की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से ये वाटर हार्ड है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा यूज करके हम वाटर की हार्डनेस को हटा सकते हैं, जिससे वाटर का क्लींजिंग एक्शन बढ़ जाता है। वो यानी वाटर की हार्डनेस हटाने के बाद जब हम उस पानी को यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे से साफ सफाई करेगा, ठीक है। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वॉशिंग सोडा की, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को ये हटा देता है, ठीक है। सो इन शॉर्ट अभी क्या समझ में आया कि ये जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में है, इसका मतलब ये ड्राई नहीं है, इनके अंदर कुछ ना कुछ वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। दिस इज वॉशिंग सोडा, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, है ना, सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि क्या सॉल्ट के क्रिस्टल्स, अगर वो क्रिस्टल फॉर्म में है वो सॉल्ट, तो क्या वो ड्राई है ना। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, जैसे वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स थे, tan.10H2O था, तो वो ड्राई नहीं है। अब इसको प्रूफ कैसे करें? तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4 और इसमें .5H2O होता है ना। तो इसको प्रूफ करना है हमें कि भाई जो सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई नहीं होते हैं। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लेंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, और इसको हीट करेंगे। जैसे ही इसको हीट करेंगे, यहां पे टेस्ट ट्यूब की सरफेस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देंगी, है ना। ओके, बिफोर दिस ये जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स है ना, ये ब्लू कलर के होते हैं,
तो जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना वो बाहर आ जाएगा। ये वाटर की ड्रॉपलेट्स आ गई देखो, ठीक है। इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि क्रिस्टल्स ड्राई नहीं है, इसके अंदर वाटर है। और जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी .5H2O लूज कर देगा ना, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म से जब ये बाहर आएगा ना, तो इसका कलर हो जाएगा वाइट। इसका मतलब कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का ब्लू कलर इस वजह से था, किस वजह से था? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। तो जैसे ही हमने उसको हीट करा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर आ गया, तो उसका कलर चेंज होकर वाइट हो गया, ठीक है। अभी ये जो व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट हमें मिला है, इसमें वापस से थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाएगा और इसका कलर फिर से ब्लू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा इसका, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि जो सॉल्ट अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो वो ड्राई नहीं है, उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना। और अभी मैंने बताया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसे बोलते हैं? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड और अ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट किसी भी सॉल्ट का या कंपाउंड का, उसमें जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और कंपाउंड है जो कि एक्चुअली अभी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, विच इज ऑल्सो सॉल्ट, सॉल्ट इन नेचर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बोलते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सबने सुना होगा नाम, ठीक है, जिसे शॉर्ट में हम पीओपी भी बोलते हैं। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, मूर्तियां बनाने के काम आता है, स्कल्पचर्स बनाने के काम आता है, ठीक है। बोन्स जब फ्रैक्चर हो जाती हैं तो जो प्लास्टर बांधा जाता है ना, थोड़ी ही देर में वो सॉलिडिफाई हो जाता है, वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। ड्राइंग रूम में हम लोग ऊपर सीलिंग पे आर्ट वर्क करवाते हैं पूरा, है ना, रूफिंग जो होता है, ठीक है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया जाता है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे टॉयज़ बनाने में काम में लिया जाता है, स्कल्पचर्स बनाने के काम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट .12H2O, इसे बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट में देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं साथ में, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है अंदर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये .12H2O कैसे आ गया? कि भाई कभी वाटर का आधा मॉलिक्यूल थोड़ी होता है ना, आधा मॉलिक्यूल तो नहीं होता है, तो ये कैसे आ गया, है ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम दो फॉर्मूला यूनिट लें पीओपी की, टू फॉर्मूला यूनिट, तो टू फॉर्मूला यूनिट अगर मैं लेता हूं तो यहां हाफ और हाफ 1H2O हो जाएगा, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल हो जाएगा इसके अंदर, है ना। तो इसका मतलब यह है कि टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हैविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये मतलब है इसका, ठीक है। सो दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये बनता कैसे है ना? एक कंपाउंड होता है जिप्सम, CaSO4.2H2O, तो देखो सेम ही है, यहां पे हाफ H2O है, ये .2H2O है, जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, ये टेम्परेचर फिक्स है
है ना। जब 373 केल्विन पे आप इसको हीट करोगे तब ही इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव होगा और क्या बनेगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस, देखो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे तो उसमें से हाफ इधर आ गया तो कितने बचे, 1.5 H2O। तो ये बन गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और यू कैन से POP, राइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम है, देखो इसका नाम तो आपको पता ही है, कैल्शियम सल्फेट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हाफ को हम बोलते हैं हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, ओके। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब जिप्सम को हीट करा हमने तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर डालो तो वो सॉलिड हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है विद इन नो टाइम, बहुत जल्दी, है ना। और क्या बना लेगा वापस से, जिप्सम बना लेगा। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा किसी ड्राई कंटेनर में स्टोर करते हैं। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, है ना, क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसी ड्राई कंटेनर में स्टोर किया जाता है। क्योंकि अगर वो मॉइस्ट हुआ, इसका मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड हो रहा है, तो वो सॉलिडिफाई होकर जल्दी से क्या बना लेगा, जिप्सम बना लेगा, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए उसको हमेशा ड्राई कंटेनर में स्टोर करते हैं। तो इस रिएक्शन का अगर आप उल्टा करो तो ये रिवर्सेबल है रिएक्शन। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड अगर हम करेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा, जिप्सम मिल जाएगा। ओके। एग्जाम में ये आपको ध्यान रखना है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है या प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाने के लिए पूछा गया है। तो ये दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही बनेगा। तो ये याद रखना कि एरो के ऊपर 373 केल्विन ही आपको लिखना है। ओके, ना तो इससे कम ना इससे ज़्यादा टेम्परेचर, उस पर ये डिसोसिएशन होता ही नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फॉर मेकिंग टॉयज़, फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स, यानी अलग अलग तरह की मूर्तियाँ। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो उसमें गणेश जी की मूर्तियाँ बनेगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, मोल्ड के अंदर उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग शेप के मोल्ड्स होते हैं, उसमें डाला जाता है और वाटर डाल दिया जाता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक है, सो मेकिंग टॉयज, मेकिंग स्कल्पचर्स, मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स, है ना। एंड मेडिसिन में कहाँ पे इसका यूज़ है, अगर क्रैक्स एंड फ्रैक्चर्स होते हैं बॉडी में, बोन ब्रेक हो गया है, तो उसके ऊपर जो प्लास्टर बनता है ना, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। ओके, सो यहाँ पे ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।